नमस्कार दोस्तों, मैं सलमान एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के समक्ष न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड लेकर के। आज के अपने इस एपिसोड में पिछले हफ्ते या उसके इर्द गिर्द विश्व भर में जो भी खबरें महत्वपूर्ण रही, जिनसे संबंधित कोई भी मानचित्रों से जोड़ करके सवाल पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में, उनके ऊपर सवालों को फ्रेम करके हम लोग आज यहां पर चर्चा करेंगे। तो अपने इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले बीते एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका उत्तर आप सभी छात्रों ने दिया था। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रश्न का सवाल का उत्तर बिल्कुल सही दिया था, लेकिन ऐसे छात्र जो हमारे साथ नए सिरे से जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये आवश्यक हो जाता है कि जो बीते हफ्ते हमने आपसे सवाल पूछा था उसका क्या सही जवाब होगा, तो उसके बारे में चर्चा कर लें। तो हमने सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं? गैबोन, युगांडा, सोमालिया, दक्षिणी सूडान। और सही कूट का चुनाव करना था आप सभी को। तो यहां पर विषुवत रेखा पर स्थित देशों के बारे में पूछ रहा है, यानी कि वो कौन से देश हैं जो कि इक्वेटर पर स्थित है। इस मानचित्र से अगर हम देखें तो यहां पर साफ तौर पर आप सभी को दिखेगा कि गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसे डीआरसी भी कहते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखिए युगांडा, इसके बाद कीनिया और सोमालिया का अगर हम देखें तो थोड़ा सा दक्षिणी पोर्शन जो है, दक्षिणी भाग जो है इक्वेटर से के पास संलग्न है, यानी कि इक्वेटर इससे पास होती है। तो यहां पर आप देखें ये जो देश है यहां पर इस पर स्थित है। तो कौन कौन से देश जो कि विकल्प में दिया हुआ है? गैबन दिया हुआ है, युगांडा दिया हुआ है, सोमालिया दिया हुआ है, दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान की अगर स्थिति को देखें तो ये रहा साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, जो कि विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहां से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि ए वाला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर आप लोग एक चीज देखें कि लेक विक्टोरिया यहां पर आपको दिख रहा होगा कि लेक विक्टोरिया, और लेक विक्टोरिया की बात करें तो इससे 3 देश जो है अपनी सीमा साझा कर रहे हैं या स्पर्श हो रही। लेक विक्टोरिया की अगर बात करें तो यह कीनिया में, युगांडा में और तंजानिया में, इन तीनों देशों के बीच आप देख सकते हैं। अगर हम लेक विक्टोरिया की अगर हम बात करते हैं तो यह विश्व के दूसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो आप सभी के लिए यहां पर एक होमवर्क है कि आपको बताना है कि जैसा कि ये दूसरा सबसे बड़ा ताजे जल की झील है, तो पहले स्थान पर कौन सी झील है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है और किस देश में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये रहा अभ्यास प्रश्न का सही जवाब। और आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड का पहला सवाल क्या बनाया गया है। सवाल से पहले खबर देखते हैं जिसके आधार पर सवाल को फ्रेम किया गया है। हाल ही में भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में एक सामाजिक सुरक्षा समझौते यानी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट SSA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में पेशेवरों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। तो इस खबर के आधार पर सवाल फ्रेम किया गया है। यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहां पाई जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला स्थित है, जबकि ब्राजील, उरुग्वे और अटलांटिक महासागर इसकी पूर्वी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में पेटागोनिया का पठार है, जो कि एक शीत मरुस्थल भी है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस देश के लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है? विकल्प है पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना या फिर पराग्वे। तो ये सारे तथ्य दिए हुए हैं जिनके आधार पर आपको पहचानना है कि इनमें से वह कौन सा देश है जिसके लिए ये तथ्य बिल्कुल उचित है। तो अगर आप एक एक करके देखें तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अगर हम मानचित्र को देखें तो यहां पर अगर हम इस मानचित्र से देखें तो सबसे बड़ा देश आप ब्राजील देख सकते हैं। दूसरा देश अगर हम देखें तो अर्जेंटीना है यहां पर। तो यहीं से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, यानी कि विकल्प सी वाला जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अन्य तथ्य जो इसमें दिए हैं
इनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। तो पंपास का आप देखिए, ये यहां पर रहा, ये उपोष्ण कटिबंधीय घास है और बिल्कुल यही स्थिति है, यानी कि अर्जेंटीना में है। यहां पर आप देखें तो पंपास अर्जेंटीना में पाया जा रहा है। इसके अगला तथ्य क्या है, इसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। तो एंडीज पर्वतमाला को अगर हम देखें तो ये आप देखिए, ये पूरी की पूरी जो ब्राउन कलर से दिख रही है, ये एंडीज पर्वतमाला है। तो ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखें, ब्राजील, उरुग्वे और अटलांटिक महासागर इसकी पूर्वी सीमा बनाते हैं। तो पूर्वी सीमा की अगर देखें तो यहां पर आप देखिए, ये रहा उरुग्वे, ये रहा ब्राजील, ब्राजील जो है यहां पर आप देख सकते हैं, और अटलांटिक महासागर, ये देखिए साउथ अटलांटिक ओशियन यहां पर है। तो ये इसकी पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। तो बिल्कुल सही है ये भी बात। अब इसके दक्षिण में पेटागोनिया का पठार, तो यहां पर आप देखिए, ये यहां पर इसके दक्षिण में पेटागोनियन डेजर्ट और पेटागोनियन पठार यहीं पर है। तो ये वाला भी तथ्य बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो राजधानी की अगर बात करें तो ब्यूनस आयर्स जो है इसकी राजधानी है, ये यहां पर स्थित है, आप देखें तो। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह वाला नगर भी है, जो कि यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर जो भी तथ्य दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही बैठते, फिट बैठते हैं अर्जेंटीना के लिए। तो प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि अर्जेंटीना। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पूर्वी अरब सागर में लगातार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। यह खबर रही और इसके आधार पर सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित में से किस द्वीपीय देश का संबंध हिंद महासागर से नहीं है। सवाल को ध्यान से देखिए, पूछ रहा है कि किस द्वीपीय देश का संबंध हिंद महासागर से नहीं है। विकल्प है कोमोरोस, साओ तोमे और प्रिंसिपी, सेशेल्स और अंत में दिया है मॉरिशस। तो मानचित्र पर देख करके इसकी पुष्टि करते हैं और सही जो उत्तर है वहां से प्राप्त करते हैं। तो आप यहां पर देखिए, ये ये इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर है। ये भारत रहा, इसी के नीचे आप देखिए यहां पर ये इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। और यहां पर आप देखिए कोमोरोस, सेशेल्स और ये मॉरिशस, ये तीनों यहां पर यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। अब पूछ क्या रहा है कि हिंद महासागर से इसका संबंध नहीं है। बचा कौन सा, साओ तोमो और प्रिंसिपी। तो ये तीनों जो हैं, कोमोरोस, सेशल्स, मॉरिशस, इनकी बात करें तो इनका संबंध जो है हिंद महासागर से है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। एक बार मानचित्र पर इसकी स्थिति को भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए, इसकी स्थिति देखिए, जो गल्फ ऑफ गिनी है, यहीं पर यह पूरी तरह से जल से चारों तरफ से घिरा हुआ एक द्वीपीय देश है। हालांकि गल्फ ऑफ गिनी में और भी देश हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई पोर्शन जो है पृथ्वी से, यानी कि बात करें कि भूखंड से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन साओ तोमे और प्रिंसिपी ही एक ऐसा देश है जो कि चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। तो यहां पर आप इसकी स्थिति की पुष्टि हो गई इसकी वजह से। तो यहां पर आप देखिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा विकल्प बी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लेकिन उससे पहले खबर देखते हैं। हाल ही में भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह पर परिचालन के लिए 10 वर्ष के समझौते को अंतिम रूप देने के एक महत्वपूर्ण प्रगति की दिशा में अग्रसर हैं, जिसके तहत प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अब इसके आधार पर सवाल फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तबरेज, या अंग्रेजी में इसे तबरिज भी कहते हैं, तेहरान, बंदर अब्बास, चाबहार, सही कूट का चुनाव कीजिए। यहां पर अगर हम देखें तो इनकी क्या स्थिति होगी उत्तर से दक्षिण। तो यहां पर आप देखिए चाबहार, जिसके बारे में खबर आई है और जिसके आधार पर यह सवाल भी फ्रेम किया गया है। तो यहां से देखिए ये बिल्कुल दक्षिण में है। इस बंदरगाह से पहले अगर हम बात करें तो बंदर अब्बास जो है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, नजदीक है, ये यहां का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता था। तो ये देखिए सबसे दक्षिण में चाबहार, उसके उत्तर में बंदर अब्बास, उसके उत्तर में तेहरान और उसके उत्तर में तबरीज। तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहले तबरीज,
उसके बाद तेहरान, उसके बाद बंदर अब्बास और सबसे अंत में चाबहार हो जाएगा। तो 1 2 3 4 यानी कि विकल्प ए ही बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि तबरेज, तेहरान, बंदर अब्बास, चाबहार उत्तर से दक्षिण के क्रम में बिल्कुल सही व्यवस्थित है। इस मानचित्र से यहां पर इसकी पुष्टि भी हो जाती है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल से पहले एक बार खबर पर नजर डाल लेते हैं जिसके आधार पर सवाल को बनाया गया है। हाल ही में गाजा पट्टी पर शासन करने वाली उग्रवादी समूह हमास ने जल, थल और वायु मार्ग से इजराइल पर विनाशकारी हमला किया जिसमें कई लोगों की जान गई है। यह खबर हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है क्योंकि आप सभी को पता है कि हमास जो कि एक उग्रवादी संगठन है उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। तो सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गाजा पट्टी मध्य पूर्व का वह क्षेत्र है जो उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत जॉर्डन नदी का मैदानी इलाका है। अगला स्टेटमेंट है, वेस्ट बैंक मध्य पूर्व का वह इलाका है जिसका पश्चिमी तट भूमध्य सागर से लगा हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है आपको बताना है। 4 विकल्प है और इनमें से आपको इनका चुनाव करना है। तो एक बार मानचित्र से देखिए गाजा पट्टी की स्थिति कहां पर है। ये देखिए पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा इजराइल का मानचित्र यहां पर है। यहां पर ये फिलिस्तीन वाला एरिया रहा और यहां पर ये गाजा पट्टी की अगर बात करें तो गाजा यहां पर कुछ इस तरह से स्थित है। तो अब यहां पर क्या कह रहा है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है, यानी कि मध्य पूर्व वाला क्षेत्र है। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि मध्य पूर्व का वह जहां उत्तर दक्षिण दिशा विस्तृत जॉर्डन नदी का मैदानी इलाका है, उत्तर दक्षिण। तो इसका उत्तर दक्षिण अगर हम देखें और जॉर्डन नदी की बात करें तो कहां पर है, ये रही जॉर्डन नदी। तो जॉर्डन नदी का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब कह रहा है वेस्ट बैंक मध्य पूर्व का वह इलाका है जिसका पश्चिमी तट भूमध्य सागर से लगा हुआ है। तो वेस्ट बैंक ये रहा, तो इसका भी कोई लेना देना भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी से नहीं है। तो दूसरा वाला कथन भी गलत हो जाता है। अब यहां पर एक चीज समझिए, ये जो गाजा पट्टी दिया हुआ है, इमेजिन करिए गाजा पट्टी यहां पर दिया होता, यानी कि वेस्ट कोस्ट वेस्ट बैंक की जगह पर गाजा पट्टी कर दिया गया होता। गाजा पट्टी मध्य पूर्व का वह इलाका है जिसका पश्चिमी तट भूमध्य सागर से लगा हुआ है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। देखिए यहां पर ये रही गाजा पट्टी, ये रही मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, और ये कह रहा है कि इसका पश्चिमी तट, तो इसका पश्चिमी तट क्या है, ये हो जाएगा। तो पश्चिमी तट जो है भूमध्य सागर से लगा हुआ है। यदि वहां पर ऐसा होता तो वह बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। अगली खबर है, हाल ही में धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दलाई लामा ने तिब्बती लोगों द्वारा चीन के भीतर अधिक स्वायत्तता की मांग के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा रहते हुए तिब्बती लोगों के स्वशासन की इच्छा पर बल दिया। इसके आधार पर सवाल फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के सबसे कम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती हैं। विकल्प है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले चीन से देखते हैं। यह रहा चीन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है चाइना के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। तो यहां पर कुल मिलाकर के कितने हो गए, 5। अब पाकिस्तान को देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 1 2 3 4 5, तो पाकिस्तान के साथ भी 5 हो गए। तो पाकिस्तान नहीं होगा, चाइना नहीं होगा, यानी कि चीन नहीं होगा, ये दोनों विकल्प कट गए। अब बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, यहां पर वेस्ट बंगाल, इसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5, 5 इसके साथ भी हो जा रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश भी नहीं होगा। म्यांमार के साथ अगर हम देखें तो मिजोरम 1, मणिपुर 2, नागालैंड 3 और आंध्र प्रदेश। तो यहां से आप देखिए इसके साथ 4। तो सवाल क्या है, किस देश के साथ सबसे कम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ? तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल से पहले एक बार खबर पर नजर डाल लेते हैं।
हाल ही में भारत के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मालदीव में देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में एक चीनी समर्थक उम्मीदवार के चयन को विशेषज्ञों ने भारत के लिए चिंता का विषय माना है। सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित जलराशियों तथा उनके द्वारा अलग किए जाने वाले स्थल खंडों पर विचार करें। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और पाक जल संधि या पाक स्टेट। इनके समक्ष दिया हुआ है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव और लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और शेष लक्षद्वीप, भारत और श्रीलंका। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित है ये आपको बताना है। तो 10 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो यह अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार इसकी पुष्टि मानचित्र से भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है मानचित्रों पर ही बेस्ड है। तो 10 डिग्री चैनल की स्थिति देखें आप, यहां पर इस तरह से ये है। तो यहां पर देखिए अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड। तो प्रश्न में कहा क्या गया है, अंडमान और निकोबार, तो ये बिल्कुल सही है। अब 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और लक्षद्वीप, 9 डिग्री चैनल ये रहा। तो यहां पर आप देखिए मिनिकॉय और इसके बाद लक्षद्वीप दिया हुआ है। तो मिनिकॉय भी जो है लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। तो यानी 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप को अलग कर रहा है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल को देखें तो मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप, तो मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप तो 9 डिग्री हो गया। तो 8 डिग्री क्या है, मिनिकॉय और मालदीव को अलग कर रहा है। तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब पाक स्टेट यानी पाक जल संधि की बात करें तो भारत और श्रीलंका, तो ये बिल्कुल सही है। आप यहां पर देखिए ये श्रीलंका है और ये भारत है और ये रही पाक स्टेट। तो ये इन दोनों स्थल खंडों के बीच में है, इनको अलग कर रही है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां से देखिए पहला वाला यानी 10 डिग्री चैनल और पाक स्टेट के समक्ष जो भी स्थल खंड दिए हुए हैं, ये चैनल और ये जल संधि इनको अलग करती है। तो केवल कितने हो जाएंगे, 2 युग्म सुमेलित हो जाएंगे। कौन कौन सा, पहला वाला और चौथा वाला। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। खबर है, स्लोवाकिया में हालिया संपन्न हुए चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण वामपंथी गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्लोवाकिया एक मध्य यूरोपीय देश है जो किसी भी खुले महासागर को स्पर्श नहीं करता है, यानी कि यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, यानी कि चारों तरफ ये, इसकी बात करें तो ये स्थल खंडों से घिरा हुआ है, किस कोई भी जलखंड को यह स्पर्श नहीं करता है। यूरोप में कम से कम 12 देश ऐसे हैं जो समुद्री व्यापार के लिए पूरी तरह से अन्य देशों पर निर्भर करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ये आपको बताना है। तो मानचित्र पर देखते हैं स्लोवाकिया। स्लोवाकिया आप देखिए यहां पर स्थित है और इसकी सीमा की बात करें तो इसकी सीमा किसी भी जलराशि या खुले महासागर को स्पर्श नहीं कर रही है। यह चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि स्थल अवरुद्ध क्षेत्र है, ये स्थल अवरुद्ध देश है। तो पहला वाला अगर हम देखें बिल्कुल सही हो जाता है। अब यूरोप में अगर बात करें तो कम से कम 12 देश ऐसे हैं जो समुद्री व्यापार के लिए पूरी तरह से अन्य देशों पर निर्भर करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर आप यूरोप के मानचित्र को देखें तो तकरीबन 14-15 ऐसे देश मिल जाएंगे जो कि पूरी तरह से अन्य देशों पर समुद्री व्यापार के लिए निर्भर हैं। अब यह कौन से देश हैं इसको आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आप सभी का होमवर्क है। जब आप मानचित्र को देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी देशों के नाम आपको मिलेंगे जिनका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, इसीलिए ये होमवर्क आपको दिया जा रहा है। बताने को तो मैं मानचित्र से बता ही सकता हूं, लेकिन थोड़ा वर्क आप करेंगे तो आपकी जानकारी और भी ज्यादा बढ़ेगी। हमारा मकसद भी यही है कि आपकी जानकारी, आपके नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ाना है, इसलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, अतः प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2
दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न से पहले खबर देखते हैं। हाल ही में ब्राजील में अमेजन नदी की एक सहायक नदी में 100 से अधिक अमेजन नदी डॉल्फिन मृत पाई गई हैं। सवाल इसके आधार पर फ्रेम किया गया है, निम्नलिखित नदियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। पराना, सलाडो, ओरिनिको, पराग्वे, मेडिएरा, नेग्रो। उपर्युक्त में से कितनी नदियां अमेजन की सहायक नहीं है? ध्यान देना है कि कितनी ऐसी नदियां हैं इनमें से जो कि अमेजन की सहायक नदियां नहीं हैं। तो इनको मानचित्र पर देखते, सबसे पहले अमेजन की स्थिति को देखते हैं। यहां पर देखिए, एक तरफ प्राकृतिक मानचित्र है और एक तरफ राजनीतिक मानचित्र है। तो अमेजन की स्थिति अगर हम देखें तो ये रही अमेजन नदी, ये आगे बढ़ते हुए ये यहां पर आगे बढ़ जाती है। तो अब यहां पर देखिए इसकी सहायक नदियों में, यहां पर आप देखिए थोड़ा सा, तो नीग्रो नदी है जो कि इसकी सहायक नदी है। इसके बाद मेडिएरा की बात करें तो ये देखिए यहां पर मेडिएरा जो है माटो ग्रोसो प्लेट्यू के उत्तर में बहती है, यानी कि इस प्लेट्यू से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और अमेजन में जाकर के ये मिल जाती है। वहीं ओरिनिको की हम बात करें तो ओरिनिको की स्थिति आप देखिए, ये यहां पर है, ये कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो ये डेल्टा आप ओरिनिको भी देख सकते हैं। तो ये इसकी सहायक नदी नहीं है। वहीं पराना, उरुग्वे, सलाडो की अगर बात करें तो यहां पर आप देखिए कि ये पराना नदी यहां से कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही, प्रवाहित हो रही है, और इधर से पराग्वे जो है ये कि मोटो ग्रोसो प्लेट्यू से निकलते हुए दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और आगे जाकर के पराना नदी में मिल जाती है। और सलाडो की बात करें तो ये एंडीज पर्वतमाला से निकलते हुए आगे जाकर के कुछ इस तरह से, यहां पर आप देखिए, यहां पर रियो डी ला प्लाटा यह एक खाड़ी है और यहीं पर इनका मुहाना है, और फिर इसी के माध्यम से ये आगे जाकर के अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। तो यहां पर ये तीनों नदियां भी अमेजन की सहायक नदियां नहीं है। तो यहां से 3 और 1 4 नदियां ऐसी हो गई जो कि इसकी सहायक नहीं है। पराग्वे नहीं है, पराना नहीं है, सलाडो नहीं है, ओरनिको नहीं है। तो है कौन कौन सी? मेडिएरा और नेग्रो। तो यहां पर क्या पूछा है, उपर्युक्त में से कितनी नदियां अमेजन की सहायक नहीं है? तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि केवल 4, 1 2 3 4, 2 ऐसी है जो इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन सवाल यही पूछा गया है कि अमेजन की सहायक नहीं है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर केवल 4 हो जाएगा। अगली खबर है, हाल ही में निवेश पर यूएई भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल यानी जेटीएफ की बैठक के दौरान विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुबई, अबू धाबी और शारजाह में शारजाह सबसे दक्षिण में स्थित है। दी वर्ल्ड जो कि एक कृत्रिम द्वीप समूह है, दुबई के तट के निकट स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, ये आपको बताना है। तो इनकी स्थिति को एक बार देखते हैं। दुबई, अबू धाबी यहां पर रहा, दुबई, शारजाह। तो ये क्या कह रहा है कि शारजाह जो है दक्षिण में स्थित है सबसे। तो शारजाह कहां पर है? सबसे उत्तर में है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यहां पर आप लोग एक चीज देखिए, काफी महत्वपूर्ण चीज है। यहां पर एक स्थान है जबील अली, यह एक बंदरगाह है, पोर्ट है, और ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आप सभी को मालूम होगा कि अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई थी भारत की अध्यक्षता में, और उसी के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस दिल्ली घोषणा पत्र की अगर बात करें तो यहां पर एक इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर की बात की गई है। तो ये जो कॉरिडोर होगा यहीं से होकर के गुजरेगा, यानी कि भारत से जो सामान आएगा या भारत में जो भी सामान जाएगा, तो यहां पर जहाज के माध्यम से, शिप के माध्यम से, समुद्री रास्ते से होकर के आएगा इस पोर्ट पर, और इस पोर्ट से आगे जो भी सामान जाना होगा या जो आएगा वो ट्रेन के माध्यम से जाएगा आगे। तो इसलिए ये जो जबील अली है ये भारत के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसकी स्थिति कहां पर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाता है।
अब दी वर्ल्ड जो कि एक कृत्रिम द्वीप समूह है, दुबई के तट के निकट स्थित है। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये रहा, आप देखिए कि दी वर्ल्ड, इसके शब्द में ही वर्ल्ड लगा हुआ है। तो यह जो एक कृत्रिम द्वीप समूह है, यह इस तरह से बनाया गया है कि जो पूरा विश्व है जिस तरह से बसा हुआ है बिल्कुल उसी के सेम नक्शे पर बनाया गया है। यानी किसकी स्थिति कहां पर है, कुछ इस द्वीप समूह को इस तरह से बनाया गया है कि पृथ्वी पर जिस स्थलखंड की अवस्थिति जहां पर है कुछ उसी तरह से यह प्रतीत हो दिखे यहां पर। तो इसको बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है। ये देखिए, आप स्पष्ट रूप से आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। ये अफ्रीका रहा, ये दक्षिणी अमेरिका रहा, ये उत्तरी अमेरिका रहा, ये पूरा यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र रहा। कुछ इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। थोड़ा आप इसको देखिए और ज्यादा, तो यहाँ पर स्पष्ट होता है सारी स्थिति। हालांकि इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ज्यादा सही आपको समझ में आएगा। तो लेकिन यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ये देखिए, दुबई इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर यहीं पर भी है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहां से केवल 2 हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीरिया में संघर्ष बढ़ने से तुर्की ने आतंकवादियों पर अपने हमले तेज कर दिया है। सवाल है, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। लेबनान, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, आर्मेनिया, ईरान। उपर्युक्त में से कितने देश सीरिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो इसको हम तभी बता पाएंगे कि जब हम मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा पोर्शन है जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चित है और ये भारत के पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है मानचित्रों पर आधारित सवाल के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल को तो देखिएगा ही देखिएगा, लेकिन ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है इसको आप लोग अपने अध्ययन के दौरान भी बार बार देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि संभावना ऐसी बन रही कि यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा मानचित्रों के आधार पर। हालांकि मेंस के पर्सपेक्टिव से तो सवाल बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर मानचित्रों की बात करें तो बहुत प्रबल संभावना है कि सवाल यहां से पूछा जाए। तो अब सीरिया की स्थिति आप देखिए, सीरिया कुछ यहां पर इस तरह से स्थित है और वो कौन से देश हैं जो कि इसके साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं? तो आप स्पष्ट रूप से देखिए, ईरान, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, तुर्की। अब यहां पर देखिए ईरान जो है अपनी सीमा इसके साथ साझा नहीं कर रहा। सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें तो ये अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, ईरान नहीं कर रहा है, सऊदी अरब नहीं कर रहा है और आर्मेनिया भी नहीं कर रहा है। आर्मेनिया यहां पर स्थित है। ठीक, तो यहां से सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन, इराक और लेबनान। जॉर्डन, लेबनान, इराक, ये 3 हो जाते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि केवल 3। और 3 वो कौन कौन से हैं जो इसके साथ अपनी सीमा को साझा नहीं कर रहे हैं? तो ईरान, आर्मेनिया और सऊदी अरब। इसकी पुष्टि मानचित्रों से भी हमने कर ली। अब जो सवाल है ये वर्ष 2014 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो सवाल क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आता है और देश दिए हुए हैं। तो अब ये खबर जो आई थी उस वक्त 2014 में मलाला यूसुफजई को गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से जहां पर इन्हें ये मारा गया था तो उससे संबंधित स्थान यहां पर दिया हुआ है। तो इसलिए ये जो प्रश्न बनाया गया था उस वक्त की खबरों के आधार पर बनाया गया। तो यहां पर लिखा भी है कि प्रायः समाचारों में आता है। तो इसको देखते हैं। एक तरफ चेचन्या दिया हुआ है, चेचन्या, दारफुर, स्वात घाटी। समक्ष इनके दिया हुआ रशियन फेडरेशन, माली, इराक। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी युग्म सही सुमेलित है या है? तो चेचन्या की अगर बात करें, इसकी स्थिति को देखें तो ये एक तरह से रशियन फेडरेशन है जो कि छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर के बना है। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो रशिया आया, रशियन फेडरेशन आया। तो यहां पर ये रेड कलर से आप स्थिति देखें तो ये जो है चेचन्या की स्थिति है और यह एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहां से आप देखें तो बिल्कुल सही सुमेलित है। दारफूर की बात करें तो दारफूर जो है माली में नहीं बल्कि सूडान से संबंधित है या सूडान में इसकी अवस्थिति है। तो सूडान में देखिए यहां पर आप 3 चीज देख सकते हैं, नॉर्दर्न दारफूर, वेस्टर्न दारफूर और सदर्न दारफूर। तो ये इसकी स्थिति, हालांकि
एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से अब इन्हें भी कई भागों में विभक्त कर दिया गया है। ये जो मैप है थोड़ा पुराना है, लेकिन आप यहां से स्पष्ट हो जाएगा कि यह माली में नहीं सूडान में है, तो इसलिए यह सुमेलित नहीं है। स्वात घाटी की अगर बात करें तो इसके समक्ष दिया हुआ है इराक, तो इसको भी देखते हैं। स्वात घाटी शायद आप लोग को याद ही होगा कि यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 4 प्रांतों में इसे मोटे मोटे तौर पर हम देख सकते हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। तो यहां पर अगर आप देखें, ये जो लाल रंग का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो पूरा का पूरा है खैबर पख्तूनख्वा का है। यहीं पर स्वात नदी प्रवाहित होती है और यहीं पर स्वात घाटी है। तो स्वात घाटी कहां पर है? पाकिस्तान में। यहीं पर गोली मारी गई थी मलाला यूसुफजई की और यह स्थान बहुत चर्चित हुआ था। तो यहां पर आप देखिए यह भी सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा केवल ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक चेचन्या रशियन फेडरेशन के अंतर्गत शामिल है या सुमेलित है। अब सबसे अंत में आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न। अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समूह के सभी देश अरबी भाषा को किसी न किसी रूप में एक आधिकारिक भाषा का दर्जा देते हैं। इस समूह के सभी देश उत्तरी अफ्रीका या पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम एशिया से संबंधित हैं। सबसे अंत वाला है, इस समूह के सभी देश मिलकर एक अविच्छिन्न यानी कंसेक्यूटिव क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ 2 चीजें आपसे और भी कही गई है कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, तो कोशिश करिएगा उनको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है इस प्रोग्राम के माध्यम से आज जो भी जानकारी आप सभी को दी गई, जिन प्रश्नों को इस एपिसोड में शामिल किया गया, वो निसंदेह रूप से आप सभी के लिए लाभदायक होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।